अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम अपनी बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर नोट्स की फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एटम। तो हमारी जो बुक के पहली पहली टॉपिक है वो एटम है और हमारा यूट्यूब पे चैनल है एसेंशियल मेडिकल लर्निंग पे डॉक्टर जमील अहमद। तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अब हम अपनी टॉपिक की तरफ तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है एटम की वो है the smallest particle of an element that can take a part in chemical reaction। अब आप कुछ बातों को समझते जाएं कि आप लोगों ने ना हर टर्म पे परेशान नहीं हो जाना। जैसे सपोज यहाँ पे एक न्यू टर्म है एलिमेंट, दूसरा टर्म है केमिकल रिएक्शन। ये आपके लिए न्यू है, बिगनर्स के लिए। अब एलिमेंट की लफ्जी मीनिंग होती है आंसर, कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे सपोज कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो वो मुश्तमिल होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स पे। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो छोटे से छोटा जर्रा है, जो केमिकल रिएक्शंस में यानी कीमियाई अमल में जो हिस्सा लेता है, उसे हम कहते हैं एटम। यानी एक खासियत है यहाँ पर एटम की कि एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जो चीज केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, याद रखें वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगी। ये बात जहन में। हमने जो अब हमारी जो स्टार्ट वाली जो टॉपिक थी साइंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से, वहां पे पढ़ा था केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज तीन किस्म की बताई गई थी, फिजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के साथ जो हिस्सा, जो पार्ट करते हैं, जिन काम है जिनका केमिकल रिएक्शंस करना, वो एटम्स हैं। और ये एटम्स ही हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। इसलिए हम एटम को दूसरी तरह से भी डिफाइन किया कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा जो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे। बेस्ट डेफिनेशन ये है, लेकिन ये उससे जो माखज है, जो हमने उसमें से मकसद भी निकाला, ताकि आगे जैसे जैसे चलते जाएं तो केमिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं उस पे हमें ग्रिप होती जाए। अब हम चलेंगे, सपोज एटम का जो पहले नाम हुआ करता था, डाल्टन का जो एटॉमिक नजरिया था, डाल्टन का कहना था कि ए मींस नॉट, टॉम मींस टू कट और डिवाइड। कि एटम ऐसा जर्रा है मादे का या एलिमेंट का जिसे ज्यादा जर्रों में तकसीम नहीं किया जा सकता। बाद में रिसर्च के थ्रू पता चला कि भाई एटम जो है वो भी ज्यादा हिस्सों में, ज्यादा जर्रों में तकसीम किया जा सकता है। अब इसलिए एटम जो है वो नाम तो पड़ गया है कि वो अनडिवाइजेबल है, नॉन डिवाइजेबल है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अब मोर देन 100 स्मॉलर पार्ट्स में भी तकसीम हो जाता है। बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं एटम के वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन और भी बहुत सारे पार्ट्स में एटम डिवाइड होता है, इवन ग्रेटर देन 100 स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है एटम। तो अब ये नजरिया जो है वो ये गलत है। अब एटम के होते हैं दो पार्ट्स। एक होता है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर, न्यूक्लियस की लफ्जी माना ही सेंटर है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी सेंटर के अलावा बाकी जो भी हिस्सा है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आ जाता है, लेकिन सेंटर का जो हिस्सा है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो एटम के दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, ये है सेंट्रल, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ओके, ये जो न्यूक्लियस है ये बना हुआ होता है, जैसे हमने बात की कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब जब इसके तीन पार्ट्स हैं, यानी तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो अब ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल एटम में किस जगह पे मौजूद है। तो ये हमें समझना है
कि ये जो ग्रीन कलर के हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं और ये जो रेड कलर के हैं ये प्रोटॉन्स हैं और ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर में होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर है और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर एक पाथ्स होते हैं, रास्ते होते हैं। जैसे ये एक पाथ है, रास्ता है, ठीक है, ये दूसरा रास्ता। इन पाथ्स के अंदर इनको शेल्स कहा जाता है। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझ लें कि प्रोटॉन्स जो है, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, ओके। और एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो चार्ज या न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल और नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गए और इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आ गई। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये अगर सिर्फ हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी टोटल, क्योंकि उसके अंदर एक तो न्यूट्रॉन है, दूसरे प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है और न्यूट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज नहीं, तो टोटल एज अ होल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। और शेल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए शेल्स में जो चार्ज होगी वो कौन सी होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। लिहाजा जो न्यूक्लियर पार्ट है, यानी न्यूक्लियस जो है एटम का पार्ट, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब अक्सर बच्चों का ये सवाल पैदा होता है कि सर ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स मौजूद हैं और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे से दूर दिखती है, यानी एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर भागती है, और नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज से दूर भागती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब सवाल बच्चों का ये पैदा होता है कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरते, ये अक्सर बच्चों का सवाल होता है। तो यहाँ पे एक चीज होती है, एक कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स को कहा जाता है द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो सर्किल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, यानी इस तरह, ये सेंटर है ना सर्किल का, इस तरफ डायरेक्टेड हो। सपोज एटम को आप स्फेयर या सर्किल के तौर पे लें, तो ऐसी फोर्स जो सर्किल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल होती है और अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ जो हो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर और अपोजिट टू द सेंटर। और ये यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसलिए जितनी अंदर जाने की फोर्स होती है एटम के इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन होती है, उतनी ही उनके बाहर जाने की भी फोर्स होती है। इसलिए बाहर जाने और अंदर अट्रैक्ट होने की फोर्सेस भाई दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं फॉल करते, नहीं गिरते। ओके, अब हम आगे चलेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब हम अलग अलग जो है पार्ट्स को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को अलग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को अलग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये हम बात कर चुके हैं। जो न्यूक्लियस है उसमें एटम की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं यानी उनको हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी एटम का जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाना, बड़े एटम का छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाना, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में शामिल होता है। जैसे एटॉमिक बम वगैरह बनते हैं वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की वजह से बनते हैं, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज भी डिटेल में। तो ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज आर ऑफ एन एटम आर डिफाइंड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है।
अब न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होती और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए नेट न्यूक्लियस पे जो नेट चार्ज होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और इसलिए प्रोटॉन को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। प्रोटॉन को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वाहिद पार्टिकल प्रोटॉन है जो चार्ज्ड होता है। ओके, उसके बाद आ जाए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द पार्ट ऑफ एटम अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, रस्ते होते हैं जिनको हम शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उन रस्तों में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होती है और इन नेट या इन टोटल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या शेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे हमने टोटली बात की कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो जो शेल्स हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स के अंदर घूमते हैं। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो जो है वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करते। उसका वजह क्या है कि बैलेंस होता है, यानी इक्वल एंड अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये हमने आपको डिफाइन करके बता दिया है। अब आ जाए पार्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, माना उनकी अहमियत क्या है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या ये दे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल ऐसे शेल को कहा जाता है जो आखिरी शेल हो एटम का। जो एटम का आखिरी शेल हो उसे आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कहा जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल है वो ही जो है इलेक्ट्रॉन या तो देता है या इलेक्ट्रॉन्स लेता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ये केमिकल रिएक्शंस के तरीकेकार होते हैं। इसलिए आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। इसलिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की एक खासियत ये है, the extra nuclear part of an atom is responsible for the chemical properties of the atom। और दूसरी भी खासियत ये है, वो क्या है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब एक तो है जी, चले देखें हम अभी यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं तो उस पे हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये किस तरह है। ठीक है, सपोज ये है न्यूक्लियस। ओके, अब उसके बाद जो है ये आ गया आपका एक शेल, अब उसके ऊपर आ गया दूसरा शेल। ओके, उसके ऊपर आ गया तीसरा या लास्ट शेल सपोज। तो अब ये जो लास्ट शेल है ये है आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स या तो देगा या तो लेगा या शेयर करेगा, इसलिए इसे आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कहेंगे। और ये केमिकल रिएक्शंस करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जो है इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। अब इस आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के अलावा जो दूसरे दो शेल्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। यानी ये इनर शेल्स हैं और ये आउटर शेल है। आउटर शेल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, इनर शेल फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। इसलिए ये जो इनर शेल है ये रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो उनका रिस्पॉन्सिबल भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पॉन्सिबल भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा लेकिन आउटर वैलेंस शेल्स या आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमने पहले भी बात कर ली, अब दोबारा बात करेंगे। न्यूक्लियर पार्ट या जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का। सो न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का रिस्पॉन्सिबल है और यही न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस है। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का रिस्पॉन्सिबल है। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स में मौजूद। यानी
एक न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद प्रोटॉन्स का नंबर है वो बिल्कुल इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो कि शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। यानी पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन के ऊपर और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्जेस का नंबर भी सेम होता है एटम के अंदर और नेगेटिव चार्जेस का नंबर भी सेम होता है। यानी अगर 2 प्रोटॉन हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर। तो टोटल बात ये हुई, खुलासा ये हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल होंगी, इसलिए टोटल एटम के ऊपर जो चार्ज होगी वो कोई भी नहीं होगी, बल्कि एटम इन नेट जो है वो न्यूट्रल होगा। So total charge on an atom is 0. So atom is a neutral particle. Okay. उसके बाद जो दूसरी बात है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में शेल्स होते हैं। अब शेल्स के बारे में हमें समझना है कि शेल्स आर नेम्ड विथ अल्फाबेटिक लेटर्स, स्टार्ट्स विथ के से कर्नल से स्टार्ट होते हैं, ये बात आपने समझ लेनी है। के फॉर कर्नल, और कर्नल से स्टार्ट होते हैं, विच इज द फर्स्ट शेल एंड देन अदर शेल्स नेम्स फॉलोज अल्फाबेटिक ऑर्डर। माने जैसे कर्नल होता है, कर्नल के से शुरू हुआ तो पहले शेल को नेम दे दिया के का। अब के के बाद जो भी अल्फाबेटिक लेटर के एल एम एन ओ, तो इस तरह नाम दे दिया कि भाई पहले शेल का नाम के है, उसके बाद दूसरे का नाम एल है, तीसरे का नाम एम है, चौथे का नाम एन है, इस तरह दे दिया। और हर एक शेल के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यानी सपोज के शेल है, के शेल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, एल शेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। उसके लिए एक फार्मूला है ताकि पता चल जाए कि भाई कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल के अंदर आएंगे। वो फार्मूला कौन सा है? दैट इज 2n स्क्वायर। दैट फार्मूला इज 2n स्क्वायर। ओके। अब जैसे ही सपोज के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो 2 से ज्यादा जैसे ही इलेक्ट्रॉन तीसरा किसी एटम को मिलेगा तो वो के शेल में नहीं जाएगा बल्कि एल शेल में जाएगा। ओके। अब 2n स्क्वायर किस तरह है? देखिए, n इज द नंबर ऑफ शेल, जैसे k है, k इज द फर्स्ट शेल, सो इसका नंबर 1 है। 2n स्क्वायर में n की जगह पे 1 रखेंगे और 1 को करेंगे स्क्वायर, तो 1 1 द 1, 2 1 द 2, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे के शेल के अंदर। उसी तरह अगर 2n स्क्वायर में हम l यानी 2 नंबर, क्योंकि l दूसरा शेल है तो उसका नंबर 2 होगा, तो 2 को जब हम स्क्वायर दे देंगे तो फिर हमारे पास जो पॉइंट आएगी वो किस तरह होगी? 2 के ऊपर स्क्वायर जब आएगा तो वो उसे हम कहेंगे भाई ये जो है, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये 2 है और यहाँ पे आप आ जाएं, ये 2, एल का नंबर जो है वो 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर दे दें। ओके। अब आगे चले जाएं, 2 जो है, ये 2 को जब स्क्वायर दिया जाएगा तो 2 टू द 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू टोटली 8 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एल शेल के अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एम शेल जो है वो नंबर 3 शेल है, इसका नंबर कितना है? 3 है। के शेल नंबर 1 शेल है, एल शेल नंबर 2 शेल है, इसलिए एन की जगह पे 2 दिया। एम शेल नंबर 3 शेल है, इसलिए इसका नंबर जो हम देंगे वो देंगे 3 और इसको करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आ जाएं 2, अब 3 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9 इज इक्वल टू 2 9 द 18। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आएंगे। अब आपने क्या करना है बेटा कि एन शेल, ओ पी, जो भी जितने भी शेल्स हैं उनको 2n स्क्वायर के मुताबिक आपने जो है देखना है कि उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये शेल्स हैं, ये के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, इसके ऊपर कोई भी आएगा एन ओ शेल बोलेंगे उसे। ओके। हर एक शेल के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो शेल्स हैं यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके ऊपर चार्ज आती है नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आती है पॉजिटिव। जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल
टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। सो ओवरऑल एटम पे जो चार्ज होती है वो है 0, यानी एटम के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होती। तो ये हमने आखिरी जो फिगर है इसके अंदर आपको खुलासा बता दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करेंगे। थैंक यू। हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते रहें और लोगों को बताते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें।